वेलकम करता हूँ आप सभी को जीएनएम फर्स्ट ईयर में जितने भी डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम है। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार, आप लोग देखिएगा समझिएगा। आज हम लोग जैसा कि पता है कि इससे पहले जो मैं बायो साइंस और बिहेवियर साइंस के वीडियो लेकर आया था तो वहाँ पे आप लोग को फैमिली के प्रकार के बारे में बता दिया था, ठीक है, कि फैमिली क्या होता है, फैमिली के प्रकार के बारे में। आज की यह वीडियो है बहुत शानदार है। आज हम लोग फैमिली के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फैमिली परिवार का क्या काम होता है, ठीक है, परिवार के क्या विशेषता होता है, ठीक है, उसके बाद परिवार के क्या मूलभूत आवश्यकता है जो एक परिवार बनाने में व्यक्ति को परिवार में चाहिए, ठीक है। तो उस 3 क्वेश्चन आपको बनता है और यह तीनों क्वेश्चन और प्लस जो टाइप्स वाला पढ़ाए हैं, यह 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके टोटल जो है फैमिली से रिलेटेड बनता है। अब इसी में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो कोई 2 क्वेश्चन या कोई 3 क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि इसमें से तीनों का जवाब दीजिए 10 नंबर में, या पूछ देगा फैमिली क्या है, परिवार क्या है, ठीक है, परिवार के प्रकार बताइए और परिवार को काम बताइए, इतना 10 नंबर। कभी कभी पूछेगा परिवार क्या है, परिवार के विशेषता और परिवार के कार्यों को बताएं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इधर उधर एक हटा के जो है पूछते रहता है, ठीक है ना। देखेंगे फैमिली के क्या फंक्शन है, एक परिवार का क्या काम होता है, परिवार के महत्वपूर्ण कार्यों को वर्णन कीजिए, आपसे भी पूछ सकता है। तो इस कारण अच्छे से समझिएगा माय डियर। किसी भी परिवार जब बनता है, हम लोग जानते हैं परिवार बनाने के लिए पति पत्नी और उसके एक बच्चे होना मस्ट होता है, तो ही जाके परिवार बनता है। अब पति पत्नी और उसके एक बच्चे हो जाएंगे तो वह जो है परिवार के अंदर आ जाता है। अब इससे ज़्यादा 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी और भी ज़्यादा संख्या हो सकता है, बट कम से कम परिवार बनाने के लिए पति पत्नी और उसके एक संतान जो है अविवाहित संतान जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ही परिवार होता है। परिवार जो है सदस्यों का समूह होता है जिसमें उसको खून का नाता होता है, ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं। अब ये परिवार का क्या काम होता है, ये परिवार के, चूँकि हम लोग जानते हैं परिवार में सब सदस्य मिलजुल के रहते हैं, सभी सदस्य का एक अपना अपना कर्तव्य होता है, परिवार का काम होता है, ठीक है ना। तो ये आखिर परिवार के क्या क्या काम होते हैं, इसके कार्यों के बारे में हमको वर्णन करना है। एक परिवार मिलके, परिवार के सदस्य मिलके कौन कौन से कार्य को करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। कार्य में बात किया जाए, परिवार समाज की आधारभूत एवं मौलिक इकाई है। परिवार जो है आप सभी से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि समाज के सबसे जो है मूल आधारभूत इकाई कौन सा होता है बताइए। तो समुदाय पूछे, समाज पूछे, राष्ट्र पूछे, इसका मूलभूत इकाई परिवार से ही शुरू होता है। ओके, परिवार जो होता है एक संस्था के रूप में होता है, और परिवार से आगे जाइएगा तो कम्युनिटी होता है, समुदाय होता है, समाज होता है, गांव होता है, मोहल्ला होता है, जिला होता है, राज्य होता है, राष्ट्र होता है, ऐसे करके चलता है। लेकिन सबसे सूक्ष्म इकाई, सबसे जो है आधारभूत इकाई पूछेगा तो वह समाज का कौन होता है, परिवार होता है। और यह एक सार्वभौमिक संस्था है। परिवार जो है माय डियर, यह एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है। कहीं भी विश्व के किसी भी कोना में चल जाइएगा, सबका अपना अपना परिवार होता है। चाहे आप वेस्टर्न में चले जाइए, चाहे आप नॉर्दर्न में चले जाइए, ईस्टर्न में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, सभी जगह परिवार आपको मिल जाएंगे। सभी जगह पति पत्नी उसके बच्चे साथ रहते हैं, मिल ही जाएंगे, और वही परिवार होता है, ठीक है। परिवार द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। अब जो परिवार होता है वह अनेक प्रकार के कार्य करता है, ठीक है ना, जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। परिवार के अनेकों काम है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए 2 भागों में बांट दिया गया है। अब यह 2 भाग कौन कौन सा है देख लीजिए। पहला है माय डियर जैविक कार्य, जिसे आवश्यक कार्य भी लेते हैं, बायोलॉजिकल इसेंशियल फंक्शन, ठीक है। दूसरा है परंपरागत कार्य यानी अन्य कार्य, ट्रेडिशनल या नॉन इसेंशियल कार्य। पहला है आवश्यक कार्य, दूसरा है नॉन इसेंशियल कार्य। यानी पहला जो बायोलॉजिकल यानी इसेंशियल है, यह बहुत जरूरी है परिवार में होना। दूसरा है परंपरागत, ट्रेडिशनल है, जो नहीं भी जरूरी होगा फिर भी जो है परिवार चलेगा। लेकिन यह 2 कैटेगरी के कामों होता है, जो दोनों को बारे में अब लिखना है। पहला है जैविक कार्य, पहला बायोलॉजिकल या इसी को इसेंशियल आवश्यक काम कहते हैं, ठीक है। परिवार के सार्वभौमिक कार्य वे हैं जो हमें सभी समाज व संस्कृतियों में देखने को मिलते हैं। देखिए परिवार के एक काम होता है जो इसेंशियल या बायोलॉजिकल कार्य जो होता है, कहीं भी देश विदेश कहीं भी चल जाइएगा, यह सब परिवार में देखने को मिलता ही है। यह आवश्यक होता है परिवार के लिए, चाहे आप अपने देश में हैं या दूसरे देश में जाइए, परिवार में ये काम जो इसेंशियल काम है, जो बायोलॉजिकल काम है, यह सभी परिवार में सार्वभौमिक रूप से पाया जाता है, सभी परिवार में पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे आवश्यक काम कहा जाता है। पहला है यौन आवश्यकताओं की पूर्ति, सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड। पहला पॉइंट कहता है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड मतलब यौन आवश्यकताओं की पूर्ति। अब जो परिवार है
आप लोग जानते हैं परिवार के थ्रू जो है व्यक्ति को क्या होता है, यौन आवश्यकताओं की पूर्ति होता है, संतुष्टि मिलता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा समाज ऐसा है जो अगर विदाउट शादी के बाद बगैर परिवार के बनाए अगर किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं तो वह गलत होता है, गैर कानूनी होता है। लेकिन जैसे ही आप शादी कर लेते हैं, आप जो है एक परिवार में बंध जाते हैं, तो आप अपने पत्नी के साथ कोई भी रिलेशन बनाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, न कोई पूछने जाता है। क्योंकि यह जो है एक बेसिक नीड है जो शादी के बाद आदमी जो है अपने यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। क्योंकि सभी व्यक्ति का एक इच्छा रहता है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि हम शादी करके ऐसे ही रहे। सब व्यक्ति जो है ये चाहता है कि शादी करे, ऐश करे, मौज करे, यौन जो है सेक्सुअल लाइफ अच्छा बीते, सब चाहता है। ये ट्रूथ है, इसके से शर्म करिएगा तो ये गलत चीज़ें हैं। तो यही परिवार जो है व्यक्ति को यौन आवश्यकता, यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है, पहला पॉइंट। ठीक है, चाहे वो अपने पत्नी से ही क्यों ना हो, लेकिन वह जो है आदमी को पूर्ति करता है। ठीक है, तो पहला ये हो गया कि यह जो है यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। ओके, दूसरा है संतानों उत्पत्ति एवं बच्चों का पालन पोषण। अब जो परिवार होता है, मानिए एक परिवार में 4 आदमी हैं, ठीक है, उसी में से एक बच्चा जन्म लिया उस परिवार में, तो वो परिवार का एक काम होता है कि वह बच्चे को अच्छे से पालन पोषण करे, उसे प्यार दुलार दे। ठीक है ना, तो परिवार का एक काम ये है कि वह बच्चों को उत्पत्ति, संतान की भी उत्पत्ति करता है और बच्चों का पालन पोषण का भी ख्याल रखता है। तो परिवार का दूसरा काम संतान की उत्पत्ति करना और उसी बच्चे संतान को पालन पोषण करना, दूसरा। ठीक है, तीसरा है निवास स्थान का व्यवस्था करना। अब जो मैं यहाँ पे पॉइंट लिखा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप जो है सीधा इसको जो है पॉइंट में लिखते चलिएगा। जब लॉन्ग में पूछेगा तो आपको सब में 2-2, 3-3 लाइनें ये पॉइंट के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, उसको आपको समझ गए तो पॉइंट में लिख दीजिएगा। जैसे निवास स्थान का व्यवस्था करना। अब मान गए आप किसी परिवार में, किसी घर में जन्म लिए, तो आपके लिए क्या करते हैं, आपके जब तक आप बड़े होते हैं, जब तक आप अपने लाइफ में जो है अपना लाइफ शुरू करने वाले होते हैं, पारिवारिक जीवन, तब तक आपके पिताजी, आपके दादाजी आपके लिए अच्छे सा घर बना देते हैं आपके लिए रहने के लिए, ताकि हमारे बच्चे को कोई कष्ट ना हो। सबके गार्जियन, सबके माता पिता, दादा दादी ये करता है। ठीक है, कि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है कष्ट ना झेले, उसके लिए तमाम तरीके के व्यवस्था करके जाता है। ठीक है ना, तो इसी में परिवार का एक काम ये भी होता है कि वह अपने आने वाले पीढ़ी के लिए जो है निवास स्थान की व्यवस्था करता है। यह परिवार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो यही जो है निवास स्थान यानी घर का व्यवस्था करना, जहाँ पे व्यक्ति सुख शांति से छत के नीचे रह सके। तो तीसरा पॉइंट है निवास स्थान की व्यवस्था करना। तो अब निवास स्थान की व्यवस्था परिवार कैसे करेगा, कौन सा निवास स्थान की व्यवस्था करेगा, तो इसमें 2-3 लाइन आप नहीं लिख सकते हैं, यही चीज़ें हैं। चौथा है शारीरिक सुरक्षा, फिजिकल प्रोटेक्शन। अब जैसे मान गए किसी परिवार में देखते होइएगा 4 लोग हैं, ठीक है, तो आप किसी के परिवार में जाके किसी के बच्चे के पत्नी को 2 झापड़ मार दीजिए, तो क्या होगा, वह परिवार के जो भी जेंट्स होगा आप पर टूट पड़ेगा, आपको भी जो है लड़ाई सब चीज़ हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सब परिवार अपने जो है बच्चे को, अपने पत्नी को, अपने घर के लोगों को सुरक्षा करता है दूसरे से। ठीक है ना, सब प्रोटेक्शन देता है, और यह परिवार का काम है कि वह अपने घर के अन्य दूसरे सदस्यों को साथ समस्या आने पर खड़ा हो, प्रोटेक्शन दे। ठीक है ना, तो यह शारीरिक सुरक्षा देना जो है परिवार का काम होता है। परिवार के सब सदस्य एक दूसरे को मिल के जो है शारीरिक सुरक्षा देते हैं। ठीक है ना, 5वां है जैसे आपके भाई को कोई पीट रहा है, तो क्या होगा, आपके भाई को कोई अगर पीट रहा है पकड़ के, तो आप वहाँ पे खड़ा हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, बचाव करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, आप भी उससे पीटने लगते हैं। तो यही जो है शारीरिक सुरक्षा होता है, जो परिवार के सदस्य जो है एक दूसरे के प्रति सुरक्षा की भावना रखता है, सुरक्षा करता है। ओके, 5वां है मनोरंजन का कार्य, रिक्रेशनल फंक्शन, मनोरंजन का कार्य। अब परिवार में ही होता है कि जैसे 4-5 सदस्य हैं, तो आपस में शाम में, सुबह, दोपहर में जब चैन से बैठता है, तो उस समय जो है मनोरंजन का काम होता है, कहानी सुनाना, गाना सुनाना, कहावत कहना। तो मनोरंजन के कार्य भी जो है परिवार में किए जाते हैं। ठीक है, गान बजाना भी परिवार में होता है। ठीक है ना, ये है। 6ठा है मनोवैज्ञानिक कार्य, साइकोलॉजिकल फंक्शन। अब परिवार में आपके जो है आपके क्या है, मनोवैज्ञानिक कार्य यहाँ पे कह रहा है। मनोवैज्ञानिक कार्य के मतलब है कि आपके परिवार में मान के बहुत सारे 4-5 लोग हैं, ठीक है, उसमें से कुछ लोग स्ट्रेस में है, कुछ लोग तनाव में है, कुछ लोग जो है गंभीर चीज़ों से डर गया हुआ है। तो परिवार का एक काम होता है कि वह अपने प्रत्येक सदस्यों के होने वाले मानसिक, ठीक है ना, होने वाले मानसिक तकलीफ़ों को समझे, उसे मनोवैज्ञानिक सहारा दे। ठीक है ना, कष्ट आने पर उसे जो है दूर करे। तो यही मनोवैज्ञानिक कार्य जो है परिवार के
द्वारा किया जाता है मनोवैज्ञानिक सहारा देकर। ओके, तो यह 6 पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो सभी परिवार में के लिए आवश्यक होता है, ठीक है ना। अब कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसमें ये 6 पॉइंट ना हो। ये 6 पॉइंट के बिना जो है व्यक्ति अधूरा है उसका परिवार, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और रिपीट कर देते हैं, यह आवश्यक कार्य है, बायोलॉजिकल कार्य है। पहला है जो सबके लिए सभी परिवार में यह होता ही है, सब में जरूरी ही है, जैसे यौन आवश्यकताओं की पूर्ति। कोई ऐसा परिवार है जहाँ पे यौन आवश्यकता की जो है जरूरी ना हो, सेक्स की कोई वहाँ पे नीड ना हो? है कोई परिवार? नहीं है, सब में है। तो यह पहला पॉइंट। दूसरा, संतान की उत्पत्ति और बच्चों का पालन पोषण। कोई भी ऐसा परिवार है जो अपने जो है बच्चे का ख्याल नहीं रखता हो कि हमें बच्चे ना हो, ठीक है। ऐसा कोई चाहता है कि हमें बच्चा ना हो? सब चाहता है कि हमें संतान हो, सब अपने संतान की उत्पत्ति करता है, ठीक है। उसके बाद सब अपने बच्चों को पालन पोषण करता है। कोई ऐसा परिवार है जो अपने बच्चे को फेंक देता है रोड पर? नहीं, ठीक है ना। तो ये दूसरा पॉइंट, संतान की उत्पत्ति एवं बच्चों का पालन पोषण करना एक परिवार का काम है। परिवार का ही काम है कि वह अपने आने वाले पीढ़ी या अपने बच्चों के लिए परिवार में का काम होता है कि निवास स्थान का व्यवस्था करे, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है दादा दादी, ठीक है ना, माता पिता अपने बच्चों के लिए तमाम तरीके के घर बनवाते हैं, निवास स्थान रहने के लिए व्यवस्था करते हैं। ओके, चौथा है शारीरिक सुरक्षा, फिजिकल प्रोटेक्शन। फिजिकल प्रोटेक्शन, सभी परिवार के सदस्य जो है एक दूसरे के प्रति सुरक्षात्मक जो है रवैया रखते हैं, एक दूसरे के प्रति ख्याल रखते हैं, कोई भी ज़रूरत पड़ने पर मदद करते हैं, ठीक है, कोई भी कष्ट होने पर सुरक्षा करते हैं। तो इस शारीरिक सुरक्षा भी परिवार का काम होता है, जिम्मेदारी होता है। पाँचवा है मनोरंजन का कार्य, मतलब परिवार एक मनोरंजन का साधन भी करता है, जिसमें अलग अलग कहानियाँ सुनाना, अलग अलग जो है ढोल नगाड़े बजाकर एक दूसरे के मन को एंटरटेनमेंट करना, मनोरंजन करना, ठीक है, हंसी मजाक करके परिवार को हंसमुख बनाया जाता है। तो परिवार हमारा एक मनोरंजन का साधन भी के रूप में काम करता है। छठा है मनोवैज्ञानिक कार्य, साइकोलॉजिकल फंक्शन। साइकोलॉजिकल फंक्शन के मतलब होता है कि जैसे परिवार में 5 लोग हैं, उसमें से एक लोग बिल्कुल मेंटल डिस्ट्रेस है, ठीक है, मानसिक रूप से पीड़ित है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा किसी बात से टेंशन हो रहा है, मतलब साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से जो है प्रेशर हो रहा है। तो परिवार के अन्य सदस्य उसको मिलकर क्या करते हैं, दबाव देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि चलो ये सब झूठ बातें हैं, ऐसा टेंशन ना लो, ना हुआ तो छोड़ो, अगले बार पास करना। इस तरीक़ा से मोटिवेट करता है ना परिवार में। तो परिवार का काम होता है कि मनोवैज्ञानिक सहारा देना। एक काम जो है मनोवैज्ञानिक कार्य परिवार का है, ठीक है। तो यह कुल 6 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जो एक परिवार का इसेंशियल कार्य है, मतलब आवश्यक कार्य है। इसी को बायोलॉजिकल कार्य कहते हैं। यह सबके लिए ज़रूरी है और सभी परिवार में यह उपस्थित होता ही है, 6 पॉइंट, इसीलिए इसे आवश्यक कार्य कहा गया है। अब जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं परंपरागत या अन्य कार्य, नॉन इसेंशियल या ट्रेडिशनल कार्य। अब यह कार्य जो है परिवार में सभी के लिए, सभी परिवार में अलग अलग। अब किसी का देखते होइएगा परिवार में कोई, किसी के परिवार में देखते होइएगा कोई एकदम पढ़ा लिखा ही नहीं है, ठीक है। किसी के परिवार में देखिएगा कि वह शिक्षा को ज़्यादा महत्व देता है, खाए या ना खाए लेकिन अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाता है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा के बिना व्यक्ति जिंदा रह सकता है, भले वो बेकार ही उसका जीवन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिंदा तो रह ही सकता है ना। लेकिन बायोलॉजिकल कारण ऐसा, बायोलॉजिकल जो काम, जो इसेंशियल कार्य था, वह एक ऐसा काम है जिसके बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रहता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ट्रेडिशनल कार्य परिवार के वे कार्य होते हैं जिनका निर्धारण अलग अलग कल्चर में वहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा होता है। परंपरागत कार्य कहे जाते हैं। परिवार के निम्नलिखित परंपरागत कार्य है। अब परंपरागत या अन्य कार्य का मतलब है कि परिवार के यह एक ऐसा कार्य है जिसका निर्धारण अलग अलग समाज में, अलग अलग संस्कृतियों में उसके हिसाब से होता है। जैसे मान गए हमारे अभी बिहार साइड में बहुत धूमधाम से जो है पूजा पाठ हो रहा है, ठीक है ना, धार्मिक कार्य हो रहा है ना। हर एक परिवार जो है इसको अच्छे से मना रहा है, दुर्गा पूजा, फिर उसके बाद छठ आएगा, धूमधाम से मनाता है। यहीं पे बात किया जाए तो अन्य हिस्सों में चले जाइएगा जो अभी दुर्गा पूजा या छठ के लेकर उतना जो है उत्सुकता नहीं है जितना हमारे बिहार में है। तो ये जो होता है यह एक सामाजिक, यह एक संस्कृति के हिसाब से होता है। सभी समाज में सभी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए इसे परंपरागत कार्य कहा जाता है, क्योंकि सबके परंपरा के अनुसार यह काम को किया जाता है परिवार के द्वारा, ठीक है ना। और परिवार का जो निम्नलिखित परंपरागत कार्य होते हैं उसको हम लोग चलिए अब समझते हैं। पहला है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य मतलब होता है, अब देखिएगा कैसे आर्थिक कार्य। अब एक परिवार में जो भी चीज़ें खर्च हो, अगर आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं रहेगा तो परिवार आगे बढ़ पाएगा। परिवार तो रहेगा लेकिन परिवार जो है बहुत दयनीय स्थिति में रहेगा, ठीक है। अगर कोई कमाई नहीं आएगा तो मांग कर खाना पड़ेगा, ऐसे होता है ना। तो आर्थिक इकोनॉमिकल फंक्शन, परिवार का ये काम है
कि अपने प्रत्येक सदस्यों को अच्छे जीवन यापन के लिए आर्थिक कमाई, आर्थिक चीज़ें होनी ज़रूरी है। यह आर्थिक मदद होनी ज़रूरी है। सभी सदस्यों को आर्थिक मदद हो, पैसा कौड़ी जेबी में हो, ताकि वह जीवन आराम से व्यतीत कर सके। तो परिवार का एक ये भी काम होता है कि वह जो है इकोनॉमिकल जो है काम करे, आर्थिक काम करे, अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता करे। ठीक है। दूसरा है समाजीकरण का कार्य, फंक्शन ऑफ सोशलाइजेशन। अब फंक्शन ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण। अब परिवार का एक काम होता है कि वह अपने समाज के लिए भी काम करता है। ठीक है। जैसे देखते होइएगा कि व्यक्ति अपने समाज को उत्थान, समाज को बढ़ाने के लिए अनेकों काम करता है। तो यह एक परिवार का काम होता है कि वह जिस समाज में रह रहा है उस समाज के प्रति ईमानदार बने और उस समाज को जो है आगे बढ़ाने के लिए काम करे। तो यह एक परिवार का परंपरागत कार्य है। ओके। नॉन इसेंशियल। शैक्षणिक कार्य, एजुकेशनल कार्य। अब परिवार का ही ये काम होता है कि वह अपने छोटे सदस्यों को, जो बच्चे हैं, उसको अपने शिक्षा की पूर्ति करे। अगर नहीं करेगा फिर भी उसको जीवन चलेगा ही, लेकिन बेकार हो जाएगा जीवन। लेकिन यह एक परंपरागत नॉन इसेंशियल कार्य में आता है। ठीक है ना। अब ये मत समझिएगा नॉन इसेंशियल है मतलब जरूरी है ही नहीं पढ़ाई, तो पढ़ा क्यों जाता है। यहाँ पे दूसरा मैटर है, इसेंशियल नॉन इसेंशियल। मतलब इस रूप में देखिए कि इसके बिना जीवन संभव है कि नहीं है। जो बायोलॉजिकल फंक्शन था उसके बिना जीवन संभव नहीं था, लेकिन जो ये ट्रांजिशनल है, जो नॉन इसेंशियल है, इसके अगर नहीं भी हो फिर भी जीवन जिया जा सकता है। ओके, ये चीज़ें हैं। शैक्षणिक कार्य हो गया, यहाँ पे जो शिक्षा वगैरह देने का काम किया जाता है परिवार में अन्य सदस्यों को। चौथा है धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य मतलब होता है कि जो भी परिवार है अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होता है, अपने धार्मिक कार्यों को करने का प्रयास करता है। जैसे अभी हमारे बिहार साइड में खूब जो है अभी दुर्गा पूजा वगैरह चल रहा है, उसी के बाद जो है छठ वगैरह चलेगा। तो सभी परिवार मिलजुल के अपने धार्मिक कार्यों को करता है, जो कि यह एक नॉन इसेंशियल काम है। ठीक है। अगर नहीं भी धार्मिक कार्य करे फिर भी आदमी जिंदा रहेगा ही रहेगा, लेकिन यह एक आस्था है। आस्था, और आस्था जो है सबसे बड़ा ऊपर होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। अगर आस्था मतलब क्या, हम अपने पिताजी को मान रहे हैं कि हाँ ये मेरे पिताजी है, ये मेरे माताजी है, वही मेरा आस्था है। समझ गए ना। अगर देखते होइएगा बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता को कोई इज्जत नहीं करता है। ठीक है ना। तो उसके लिए न वो माता है न वो पिता है, यानी उसके अंदर आस्था ही नहीं है कि हाँ ये हमारा माता है या पिता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है आस्था। आस्था, विश्वास किसी में चीज़ में अगर करते हैं वही हमारा आस्था होता है। तो धार्मिक कार्य भी जो है परिवार के द्वारा सिखाया जाता है अपने बच्चे को कि कैसे क्या करना है आने वाला समय में। सांस्कृतिक कार्य, कल्चर फंक्शन। सांस्कृतिक कार्य, अब मानिए कोई भी बच्चा पेट से जो है अपने संस्कृति को सीख कर नहीं आता। ठीक है। वह उससे जो है संस्कृति का जो सीख होता है वह परिवार के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है। परिवार के द्वारा ही बताया जाता है कि हम लोग जो है ये काम करते हैं, हर एक समय पर हम लोग के घर में ये पूजा होता है। ठीक है। हम लोग जो है इस देवता को मानते हैं। ठीक है। हमारे समाज में ये परंपरा है, मतलब यही जो है संस्कृति होता है। ठीक है। तो यही रीति रिवाज जो है सीखता है बच्चा जन्म लेने के बाद। ऐसा नहीं कि वो पेट से ही जो है रीति रिवाज संस्कृति को सीख के आता है। जन्म लेने के बाद उसका परिवार सिखाता है कि ये रीति रिवाज है हमारे समाज का, ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, ये सीखना है, ऐसे पूजा करना है, मतलब अनेकों रीति रिवाज सिखाया जाता है। यही सांस्कृतिक कार्य होता है, कल्चर फंक्शन होता है परिवार का। ठीक है। छठा है राजनीतिक कार्य, पॉलिटिकल फंक्शन। पॉलिटिकल फंक्शन का अर्थ होता है कि परिवार का एक काम होता है कि वह परिवार में एक मुखिया होता है। ठीक है। जिस प्रकार से हमारे देश का मुखिया प्रधानमंत्री है। ठीक है। उसी प्रकार से हमारे परिवार में भी एक मुखिया होता है, और जो मुखिया होता है जब परिवार में पिताजी का समय जो है ढलने लगता है, पिताजी का समय आखिरी आ जाता है, तो जिस प्रकार से वो अपने परिवार के लिए मुखिया का काम किए हैं राजनीतिक रूप से, उसी प्रकार से वो अपने बच्चों को भी सिखाएंगे कि कैसे परिवार को मैनेज किया जाता है, कैसे परिवार को हैंडल करके आगे ले चलते हैं। मतलब एक प्रकार से राजनीतिक तरीके से जो है अपने बच्चे को भी जो है सीख देते हैं कि परिवार को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए। और यह सब जो है हमारा ये क्या है, कोई जो है नॉन इसेंशियल कार्य है। तो 6 पॉइंट वहाँ भी देखे, 6 पॉइंट यहाँ भी देखे। सब में एक एक दो दो लाइन जरूर लिखिएगा, नहीं लिखिएगा तो आपको नंबर काट लेगा, सीधी सी बात है, चूँकि यह लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। ओके। परंपरागत कार्य में आर्थिक कार्य, समाजीकरण का कार्य, शैक्षणिक कार्य, धार्मिक कार्य, ओके, सांस्कृतिक कार्य, राजनीतिक कार्य। यह 6 पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। 6 पॉइंट इसेंशियल में, 6 पॉइंट नॉन इसेंशियल में। बिल्कुल स्पष्ट है। 6 पॉइंट वहाँ पे वो था जो बिल्कुल व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है परिवार में सबके लिए, और 6 पॉइंट ऐसा है जो होगा भी फिर भी ठीक है, ना होगा फिर भी ठीक। तो ये 6 पॉइंट वहाँ, 6 पॉइंट यहाँ, कुल 12 पॉइंट जो है परिवार के कार्य को याद रखिएगा। ओके। चलिए
अब आता है परिवार की विशेषता कैरेक्टरिस्ट का वर्णन करें। फैमिली के विशेषता भी बहुत बार पूछा जाता है। चलिए हम जो है इसको देखते हैं। अब जो परिवार की विशेषता है इसको भी जो है आसानी से समझने के लिए दो भागों में मैंने बांट दिया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक विशेषता ऐसा है जो जनरल विशेषता है, समान विशेषता है, और एक ऐसा विशेषता है जो स्पेसिफिक है, जो विशिष्ट विशेषता के अंतर्गत आता है। तो एक ऐसा विशेषता है जो किसी व्यक्ति के जनरल तौर पे है, जो सब में है, और कुछ ऐसे विशेषता है किसी व्यक्ति में जो सिर्फ और सिर्फ उसी में है या कुछ ही व्यक्ति में वो है, तो उसे स्पेसिफिक विशेषता जो है कैरेक्टरिस्ट कहते हैं। और जो लगभग एवरेज सब में विशेषता है वही हम में भी विशेषता है, तो इसे जनरल विशेषता के अंदर रखते हैं। तो यही दो विशेषता है, भागों में बांटा गया है। पहला हम लोग समान विशेषता को देखेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्ट का समान विशेषता है यौन संबंध। अब परिवार का यह एक विशेषता है कि परिवार में जो है सामाजिक रूप से जब शादी विवाह बंधन में बन जाता है तो परिवार में जो है यौन संबंध की क्रिया जो है यहाँ पे किया जाता है। तो इसका एक विशेषता है कि परिवार में जो है एक सेक्सुअल रिलेशन जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो यह इसका विशेषता है, यह एक जनरल विशेषता है। ठीक है, यह सब में मौजूद होता है। विवाह का स्वरूप, फॉर्म ऑफ मैरिज। अब जो हम लोग देखते हैं कि हमारे परिवार में सभी लोग, कितना लोग होता है देखते होइएगा कि खासकर जो सभ्य समाज है वहाँ पे तो देखते होइएगा कि एक बार व्यक्ति का शादी होता है, उसके बाद ज़िंदगी भर चाहे वो थोड़ा सा गड़बड़ क्यों न रहे, चाहे सही क्यों न रहे, उसी के साथ जीवन जो है बिताता है। ठीक है, तो विवाह का स्वरूप कैसा है? विवाह का स्वरूप मतलब जो सभ्य समाज होता है वहाँ पे मोनोगामी होता है, मतलब एक ही बार शादी होता है, एक पत्नी को एक पति से या एक पति को एक पत्नी से ही शादी होता है। तो यह एक विवाह का स्वरूप होता है। अब एक पत्नी के अनेकों पतियाँ हैं, ठीक है, या फिर एक पति के अनेकों पत्नियाँ हैं, तो यह जो है विवाह का स्वरूप जो है बताता है कि परिवार कैसा है, परिवार की विशेषता बताता है। ठीक है, अब ऐसा परिवार जिसमें एक बार शादी हुआ है तो उसे अच्छा माना जाता है। अब एक परिवार है जहाँ पे किसी सदस्य ने 2-3 शादियाँ कर रखा है तो ऐसे परिवार को इज्जत थोड़ा कम लोग देता है। तो यही परिवार की विशेषता है कि विवाह का स्वरूप कैसा है। ठीक है, एक वंशावलिक व्यवस्था, ए जीनियोलॉजिकल सिस्टम। अब यहाँ पे जो होता है एक वंशावलिक व्यवस्था का मतलब है कि प्रत्येक परिवार में संतानों को एक निश्चित वंशावलिक वंश नाम प्रदान किया जाता है। वंश के आधार पर ही परिवारों को मातृवंश व पितृवंश नामों से जाना जाता है। जैसे आप कितना बड़ा भी नाम कर लीजिए, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आपके दादाजी के नाम पर, आपके पिताजी के नाम पर किए जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे जब आप चले जाएंगे तो आपका जो बेटा होगा, आपका जो पोता होगा, वो आपके नामों पर काम करेंगे। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़े। तो वंशावलिक व्यवस्था का मतलब है कि नहीं कहता है गाँव में ए फलनवा के पोता है, ए फलनवा के बेटा है, तो ये क्या हो, यही वंशावलिक है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यह एक निश्चित वंश नाम दिया जाता है और उसी के आधार पर जो है परिवारों के मातृवंशीय या पितृवंशीय नामों से जाना जाता है। फलनवा के परिवार, फलनवा के बेटवा हमरा ऐसे गाड़ी दिया है, कहता है ना। तो यह एक वंशावली व्यवस्था है जो व्यक्ति के उसके वंश के नामों से पुकारा जाता है। ठीक है ना, तो यही जो है वंशावली व्यवस्था, इसका एक विशेषता है। चौथा है आर्थिक व्यवस्था, सम इकोनॉमिकल प्रोविजन। परिवार के सदस्यों को जीवित रखने व उनके सही रूप से निर्वाह के लिए किसी न किसी अर्थव्यवस्था का होना परम आवश्यक है। ओके, कृषि, पशुपालन, नौकरी, व्यवसाय आदि के द्वारा आर्थिक साधन जुटाए जाते हैं। आर्थिक विशेषता का मतलब है कि परिवार को अच्छे से चलाने के लिए, परिवार को बेहतर ढंग से निर्वहन करने के लिए, जीवित रखने के लिए अर्थव्यवस्था का होना परम आवश्यक है। ओके, इसके लिए कृषि, पशुपालन, नौकरी, बिजनेस आदि जो है के द्वारा आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक साधन जुटाए जाते हैं और यह एक इकोनॉमिकल प्रोविज़न होता है, आर्थिक व्यवस्था होता है जो परिवार के एक विशेषता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। पाँचवा है समान निवास स्थान, कॉमन हैबिटेशन। एक परिवार के सदस्य के रहने के लिए समान घर, ठीक है ना, समान घर निवास स्थान की आवश्यकता होती है। परिवार पितृस्थानीय या मातृस्थानीय हो सकता है। समान निवास स्थान का मतलब है कि एक परिवार को जो भी सदस्य है उसे रहने के लिए घर निवास की आवश्यकता होती है। अब ये जो निवास होता है या तो पितृस्थानीय हो सकता है या मातृस्थानीय। मातृस्थानीय मतलब माता के घर कहाँ है, माता के निवास स्थान पर रह जाएगा तो मातृस्थानीय। पितृस्थानीय का मतलब है कि पिता के घर पर रह जाएगा तो पितृस्थानीय। तो ये दो स्थानीय हैं, आप लोग इसको जो है पता कर लीजिएगा। ठीक है ना, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले प्रकार वाला में। तो समान निवास स्थान जो है परिवार का एक विशेषता है। तो इस प्रकार से यह समान विशेषता है जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, यह समान विशेषता में 5 प्रकार है।
एक है कॉमन हैबिटेशन, समान निवास स्थान, आर्थिक विशेषता, ओके, एक वंशावलिक व्यवस्था, विवाह का स्वरूप, यौन संबंध। तो ये जो है 5 रूप याद रखिएगा। समान विशेषता में यौन संबंध, विवाह का स्वरूप, एक वंशावलिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ओके, 5वां है समान निवास स्थान, ओके ना। तो ये सब याद रखने को है। आगे चलिए चलते हैं। आगे है हम लोग का विशिष्ट विशेषता। विशिष्ट कुछ ऐसे विशेषता है जो परिवार का स्पेशल होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। चलिए, कुछ स्पेसिफिक का मतलब है कि परिवार जो होता है उसका एक विशेषता ये है विशिष्ट वाला में कि वह सार्वभौमिक होता है। मतलब परिवार एक संस्था के रूप में, एक समिति के रूप में पूरे संसार में सभी जगह पाया जाता है। कोई ऐसा जगह है, कोई ऐसा देश है जहाँ पे परिवार का नामो निशान ना हो, फैमिली का नामो निशान ना हो, सभी जगह है, ठीक है। ये इसीलिए इसे सार्वभौमिक कहा जाता है। भावनात्मक आधार, इमोशनल आधार, ठीक है। भावनात्मक आधार का मतलब है इमोशनल बेसिस। इमोशनल बेसिस का मतलब होता है कि परिवार में जो भी काम होते हैं परिवार में, जैसे यौन संबंध, वात्सल्य, बच्चों के लालन पालन, अभिलाषा, प्रेम, सहयोग, माता पिता की सुरक्षा, ऐसे ही अनेक स्वाभाविक भावनाओं पर आधारित होता है जो कि परिवार के अधिक अस्थायी, आकर्षक व घनिष्ठ बना देता है। भावनात्मक आधार का मतलब होता है कि इमोशनल बेसिस। अब मानिए कोई परिवार है, ठीक है। अब जो परिवार में जो भी सदस्य आते हैं, न्यू न्यू बच्चे जन्म लेते हैं, धीरे धीरे वह बड़ा होता है, तो वह परिवार में सभी सदस्यों के बीच में एक भावनात्मक जो है उसका जुड़ाव बन जाता है। इमोशनल जो है एक बेसिस उसका बन जाता है। और इसी इमोशन के चलते जो है अभिलाषा, प्रेम, सहयोग, सुरक्षा, ठीक है ना, ये सारे चीज़ें किया जाता है। और इसके थ्रू ही जो है आकर्षक, घनिष्ठ, ज़्यादा जो है इमोशनल जो है परिवार से अटैचमेंट करा देता है। मानिए इमोशनल का ही तो बात है। अगर इमोशन का बात नहीं रहता तो जितना अपने बच्चे को लोग मान, दुलार, प्यार करता है उतना दूसरे को, बच्चे को भी करता। लेकिन ऐसा जो है नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जितना इमोशन, जितना लगाव अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के बच्चों के प्रति है, उतना शायद दूसरे के बच्चों के प्रति नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है भावनात्मक आधार जो है व्यक्ति को क्या कर देता है, परिवार में और ज़्यादा आकर्षक और घनिष्ठ बना देता है, और ज़्यादा अस्थायी प्रेम, सहयोग, सुरक्षा बढ़ा देता है, ठीक है। तो यह एक विशेषता है। तीसरा है रचनात्मक प्रभाव, क्रिएटिव इन्फ्लुएंस। अब मैकावेयर एवं पेज के अनुसार परिवार सभी व्यक्तियों का सर्वप्रथम सामाजिक पर्यावरण होता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका प्रथम जो पर्यावरण होता है वह समाज ही हो, उसका परिवार ही होता है। परिवार से बाहर निकलेगा तब उसका सामाजिक वातावरण है, लेकिन पहला वातावरण उसका जो है वह परिवार ही हो, ठीक है। व्यक्ति के चरित्र निर्माण में इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। अब जिस प्रकार से पर्यावरण का प्रभाव आपके शरीर पर, आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, उसी प्रकार से आपके लिए एक व्यक्तिगत रूप से आपका परिवार भी एक वातावरण का जो है रूप लेता है, और व्यक्ति को जो है क्या करता है, प्रभावित करता है चरित्र को। आपके परिवार में जैसा जो है वातावरण रहेगा वैसा ही व्यक्ति के चरित्र भी बनता है आगे, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि अच्छे परिवार में जन्म लेना जीवन के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के प्राप्त कर लेना है। इसीलिए कहा गया है कि अच्छे परिवार में जन्म लेना एक अच्छे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार को प्राप्त कर लेना होता है। इसीलिए लोग जो है क्या कहता है कि अच्छे परिवार में जन्म ले, ताकि अच्छे जो है अक्ल बुद्धि, अच्छे जो है सब चीज़ ज्ञान जो है दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये रचनात्मक प्रभाव तीसरा पॉइंट। चौथा है परिवार में एक सीमित जो है आपके क्या होते हैं, साइज होते हैं, लिमिट आकार होते हैं। किसी के परिवार में ऐसा है कि असंख्य सदस्य होते हैं, नहीं होता है। हाँ, भले देश है, देश में 140 करोड़ जनसंख्या है, फिर भी 140 करोड़ जनसंख्या को हम कंप्लीट गिन नहीं पाते हैं। तो ये जो है आपको अनगिनत है, या यहाँ पे लिमिट नहीं है। लेकिन एक किसी के परिवार में अगर मान गए 40 सदस्य है तो 40 सदस्य ही रहेगा, कोई बढ़कर 42 थोड़ी ना हो जाएगा। वो जब होने वाली बात होगा तब होगा, लेकिन यहाँ पे इतना लिमिट होगा कि हम उसे आराम से मैनेज कर सकते हैं, सीमित रख सकते हैं, उससे गिनती कर सकते हैं, सब चीज़ उसका मैनेज कर सकते हैं। तो परिवार एक लिमिट जो है सीमित आकार में होता है, ठीक है, चाहे परिवार कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। पांचवा है सामाजिक ढांचे में मूल अधिकार। सामाजिक ढांचे में मूल अधिकार का मतलब है कि हमारे परिवार का जो न्यूक्लियर जो फैमिली होता है, जो न्यूक्लियर मतलब जो एकल फैमिली होता है, वह समाज की एक मूल बिंदु होता है, मूल केंद्र। अरस्तु एवं अन्य दार्शनिकों की मान्यता अनुसार परिवार सामाजिक संगठन का मूल बिंदु है। बिल्कुल सही है, किसी भी समाज का मूल बिंदु, मूल इकाई वह जो है परिवार ही होता है। इन्हीं परिवारों से गाँव और गाँव में विस्तृत समुदायों का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है, इन्हीं परिवारों से मिलकर जो है गाँव
गांव और गांव के समुदायों का निर्माण होता है। तो सबसे जो समाज का जो मूल तत्व है, जो मूल इकाई है, वो कौन होता है? परिवार ही होता है। इसीलिए इसे सामाजिक के ढांचे के मूल परिवार के रूप में जानते हैं। ठीक है, याद रखने को। छठा है सदस्यों का उत्तरदायित्व। और सभी परिवार में सदस्यों का एक उत्तरदायित्व होता है। इसका यह विशेषता है कि सभी समाज में, सभी परिवार में अपने अपने सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है। जैसे किसी सदस्य का काम होगा कि तुमको जो है सुबह उठ के खाना बनाना है, किसी का काम होगा कि भाई बाहर जाकर कमाना, आर्थिक स्थिति सुधारना, किसी का काम होगा घर से बाहर का काम देखना। मतलब सभी सदस्यों का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और परिवार में सभी सदस्य अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते भी हैं। ठीक है। सातवां है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण का मतलब होता है कि समाज में नियंत्रण करना। अब मान गए परिवार समाज में होता है, सबसे मूल इकाई समाज ही है। अब जब तक आप एक परिवार के रूप में समाज को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, तब तक कैसे जो है समाज हमारा आगे बढ़ेगा? तो एक परिवार के रूप में आप समाज को कंट्रोल करके आगे बढ़ा सकते हैं अपने समाज को। ओके। आठवां है परिवार की अस्थायी एवं अस्थायी प्रकृति। अब अस्थायी एवं अस्थायी प्रकृति का मतलब यह होता है कि कोई अगर महिला और कोई पुरुष का शादी हो गया है तो यह फिक्स नहीं हो जाता है कि आने वाला समय में वो महिला हमेशा पुरुष के साथ में ही रहेगा, या फिर वो जो पुरुष है हमेशा उस महिला के साथ ही जो है जीवन भर रहेगा। ये कोई फिक्स नहीं होता है। वो अलग की बातें हैं कि जब चलना होता है तो रिश्ता एक कंटिन्यू चलता है और मृत्यु तक चलते रहता है तो वह अस्थायी बन जाता है। अगर मृत्यु से पहले वह रिश्ता में बिखराव आ गया, टूट पड़ गया, तो वह जो है अस्थायी हो जाता है, फिर उसका परिवार जाके कहीं और बन जाता है। ठीक है ना। लेकिन अगर अस्थायी की बात किया जाए तो परिवार में अस्थायी का जो प्रकृति होता है यह मृत्यु के बाद ही समाप्त होता है। जैसे किसी सदस्य का निधन हो गया, निधन के बाद उसका जो है क्या हो जाएगा? खेला ख़त्म हो जाएगा। तो इस कारण से उसका जो है अस्थायी मृत्यु के साथ ही ख़त्म होता है। लेकिन अस्थायी की बात कहेगा तो जैसे पति पत्नी में शादी हुआ, अब ये कन्फर्म कोई नहीं कर सकता है कि ये शादी ज़िंदगी भर रहेगा ही सही। ठीक है ना, टूटता भी है शादी। तो ये कन्फर्म जब नहीं होगा तो वही जो है अस्थायी प्रकृति का होगा। और जब जो चीज़ें शादी निभा जाए, मृत्यु के बाद ही वह परिवार में टूट पड़े तो जो है अस्थायी होता है। ठीक है। लेकिन अगर टूट पड़ जाए शादी से मृत्यु से पहले ही किसी न किसी कारण से, तो वह जो है अस्थायी प्रकृति हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको टोटल बता दिया। ठीक है, आपको एक बार और रिपीट कर देते हैं। परिवार के जो विशेषता है उसमें मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। समान विशेषता तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बाकी रह गया विशिष्ट विशेषता। विशिष्ट विशेषता में पहला है सार्वभौमिक होता है ये। ठीक है, यह भावनात्मक आधार को बढ़ाता है, रचनात्मक प्रभाव होता है। ठीक है। चौथा है सीमित आकार, लिमिटेड साइज होता है परिवार में। पाँचवा है सामाजिक ढांचे में परिवार जो है मूल इकाई के रूप में होता है। ठीक है। छठा है सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है, सभी सदस्य का अपना अपना उत्तर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है। सातवां है सामाजिक नियंत्रण, परिवार जो है समाज को नियंत्रण का कार्य कर सकता है। आठवां है परिवार की प्रकृति कैसा है, अस्थायी या अस्थायी है। तो इस प्रकार से यह परिवार का जो है विशेषता है खत्म हो गया। अब ये जो मूलभूत आवश्यकता है यह बच गया है, जिसको मैं अगले वीडियो में कर लूँगा। तो आज हमने क्या देखा? परिवार के कार्य और परिवार के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता। जो भी मैंने पॉइंट में सिर्फ लिखा था उसको आपको एक एक दो दो लाइन जितना मैं समझाया उसको आपको सब में एक एक दो दो लाइनें इंक्लूड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर आधे कट जाएंगे। सीधी सी बात है। इतना मैं भाषण इसीलिए किया है ताकि आप सभी पॉइंट में कुछ बातों को लिख सके। एग्जैक्ट बातों को लिखिएगा जो मैंने बताया। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।